गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग NCERT 7 क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे इकाई 4 और इकाई 4 के अंतर्गत पढ़ेंगे हम लोग अध्याय 6 और अध्याय 6 संचार व्यवस्था से संबंधित है और यह टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है पीटी और मेन दोनों के लिए। पीटी में कुछ प्रश्न यहाँ से बनते हैं और प्रीवियस ईयर में इससे संबंधित प्रश्न पूछे भी गए हैं। उसके बाद मेन की बात करें तो अगर आप यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण है यह चैप्टर मेन के लिए। वहीं पर बीपीएससी के लिए भी महत्वपूर्ण है मेन के संदर्भ में यह चैप्टर। तो इस चैप्टर को आप लोग जितना हो सके शेयर कीजिए अपने दोस्तों से, जिससे कि उनको भी फायदा हो सके इस चैप्टर का, पीटी में भी और मेन में भी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अध्याय प्रारंभ करने से पहले संचार माध्यम के बारे में शिक्षकों के लिए कुछ तथ्य बताए गए हैं। यह ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए नहीं है। आगे देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है एज ए स्टूडेंट, एज ए कंपटीशन। तो आज है पढ़ेंगे हम लोग अध्याय 6 और आप यहाँ पर तस्वीर के माध्यम से देख रहे हैं कि यह सारे जितने भी हैं यह संचार का माध्यम है। आप पिक्चर में जितने भी देख रहे हैं यह संचार का माध्यम है और आज जब आप लोग पढ़ेंगे तो आपका एक नया विचार खुलेगा, एक नई विचारधारा खुलेगी संचार के माध्यम में और मीडिया के माध्यम में, जो कि अभी तक आप लोग शायद नहीं पढ़े होंगे। तो चलिए देखते हैं संचार माध्यम को समझने के लिए किस प्रकार हम अपने विचार को बढ़ावा दे सकते हैं। टेलीविज़न पर आपका पसंदीदा प्रोग्राम कौन सा है? रेडियो पर आपको क्या सुनना अच्छा लगता है? प्रायः आप कौन से अखबार या पत्रिकाएं पढ़ते हैं? क्या आप इंटरनेट पर सर्फिंग करते हैं? आपको उसमें सबसे उपयोगी क्या लगता है? क्या आप उस एक शब्द को जानते हैं जो प्रायः सामूहिक रूप से रेडियो, टेलीविज़न, अखबार, इंटरनेट संचार के अन्य साधनों के लिए प्रयोग में लाया जाता है? यह शब्द है मीडिया। आपने मीडिया शब्द सुना होगा, लेकिन मीडिया से आप लोगों का तात्पर्य हमेशा टेलीविज़न रहता है और कुछ मीडिया से अखबार को भी जोड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर ब्रॉडर माइंड में एक वृहत रूप में, विस्तारित रूप में समझाया गया है मीडिया के बारे में, जो कि एक संचार का माध्यम है। तो इसको आप जब मेन में यूज करेंगे, मेन में प्रयोग करेंगे इस विचार को, इस विस्तृत मीडिया के बारे में, तो आपका आंसर राइटिंग अन्य से डिफरेंट होगा। तो चलिए देखते हैं क्या है। इस पाठ में आप मीडिया यानी संचार माध्यमों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आप जानेंगे कि यह कैसे काम करता है और कैसे हमारे प्रतिदिन के जीवन को प्रभावित करता है। क्या आप किसी एक ऐसी चीज़ को याद कर सकते हैं जो आपने इस सप्ताह संचार माध्यमों से सीखा हो? स्थानीय मेले की दुकान से लेकर टीवी कार्यक्रम तक जो आप देखते हैं, इन सब को संचार माध्यम यानी मीडिया कहा जा सकता है। स्थानीय मेले की दुकान से लेकर टीवी कार्यक्रम तक। आज तक आप लोग स्थानीय मेले को मीडिया के रूप में नहीं जानते होंगे। अब ये कैसे है स्थानीय मेला मीडिया का माध्यम, तो चलिए जानते हैं। मीडिया अंग्रेजी के मीडियम शब्द का बहुवचन है और इसका तात्पर्य उन विभिन्न तरीकों से है जिनके द्वारा हम समाज में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। मीडियम अर्थात माध्यम,
क्योंकि मीडिया का संदर्भ संचार माध्यमों से है, इसलिए हर चीज जैसे फोन पर बात करने से लेकर टीवी पर शाम को समाचार सुनने तक को मीडिया कहा जा सकता है। टीवी, रेडियो और अखबार संचार माध्यमों के ऐसे रूप हैं जिनकी पहुंच लाखों लोगों तक है, देश और विदेश के जनसमूह तक है, इसलिए इन्हें जनसंचार माध्यम या मास मीडिया भी कहते हैं या कहा जाता है। तो आप यहाँ समझ पाए हैं कि मीडिया क्या है और मास मीडिया क्या है। यह टर्म आपको बार बार मुख्य परीक्षा में लिखने को मिलेगा। जब आप मुख्य परीक्षा देंगे तो इस तरह का टर्म आएगा और आप उसको प्रयोग कर सकते हैं, मास मीडिया और मीडिया। यहाँ तक आप मीडिया का वृहत रूप समझ पाए होंगे और मीडिया शब्द किस प्रकार आया उसको भी समझ पाए होंगे। अब हम लोग देखते हैं संचार माध्यम और तकनीक किस प्रकार जो है मीडिया में उपयोग आने लगा और यह बढ़ावा मिला। आपके लिए संभवतः संचार माध्यम के बिना अपने जीवन की कल्पना करना भी कठिन होगा, लेकिन केवल टीवी और इंटरनेट के विस्तृत उपयोग हाल ही में शुरू हुए हैं। इन्हें प्रचलन में आए अभी 20 वर्ष भी नहीं हुए। जनसंचार माध्यमों के लिए प्रयोग में आने वाली प्रौद्योगिकी निरंतर बदलती रहती है। अखबार, टेलीविजन, रेडियो लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं क्योंकि इनमें एक विशिष्ट प्रकार की तकनीक का उपयोग किया जाता है। हम अखबारों और पत्रिकाओं के छपे हुए माध्यम के रूप में टीवी तथा रेडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के रूप में भी चर्चा करते हैं। आपके विचार में समाचार पत्रों को छपे हुए माध्यम क्यों कहा जाता है? आगे पढ़ने पर आपको पता चलेगा कि ये नाम संचार माध्यमों द्वारा प्रयोग में लाई जा रही तकनीक से संबंधित है। नीचे दिए गए चित्रों से आपको पता चलेगा कि पिछले सालों में जनसंचार माध्यम के इस्तेमाल में लाई जा रही तकनीक किस प्रकार बदली और आज भी बदलती जा रही है। जैसे आप देख रहे हैं कि एक चित्र की नज़र में बाइबल के पहले पन्ने की छपाई करते हुए गुटेनबर्ग, यहाँ पर देख रहे हैं गुटेनबर्ग। आगे देखते हैं हम लोग, ये है इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर। यह 1940 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर के आ जाने से पत्रकारिता की दुनिया में एक बड़ा बदलाव आया था। यहाँ हम आपको एक और तथ्य बता दें कि जैसे प्रिंटिंग मशीन की, तो प्रिंटिंग मशीन जो है यह सबसे पहले पुर्तगालियों ने लाया था भारत। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। गोवा में सबसे पहले लाया था पुर्तगालियों ने प्रिंटिंग मशीन। आगे देखते हैं हम लोग, हम अपने आप को विश्व समाज का एक सदस्य समझने लगे हैं। टेलीविजन में प्रदर्शित चित्र सैटेलाइट और केबल के विस्तृत जाल के माध्यम से अत्यंत सुदूर क्षेत्र तक पहुंच जाते हैं। इसके कारण हम संसार के अन्य भागों के समाचार और मनोरंजक कार्यक्रम देख पाते हैं। आप टीवी पर जो कार्टून देखते हैं वे अधिकांशतः जापान या संयुक्त राज्य अमेरिका के होते हैं। अब हम चेन्नई या जम्मू में बैठकर अमेरिका में फ्लोरिडा के समुद्र तट की छवियों को देख सकते हैं। टेलीविज़न ने दुनिया को बहुत पास ला दिया है। अब देखते हैं हम लोग संचार माध्यम और धन। संचार माध्यम की बात करें, यहाँ पर इसको प्रारंभ करने से पहले ये बता दें कि टेलीविज़न का प्रारंभिक रूप था। इसको एज ए पीटी के रूप में आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव रूप में। और इसका आविष्कार किया था जॉन एल बर्ड ने किया था। इस यंत्र के द्वारा उन्होंने रॉयल इंस्टीट्यूट के समक्ष अपने आविष्कार को प्रदर्शित किया था। अब हम लोग जानते हैं संचार माध्यम और धन के बारे में।
जनसंचार द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली विभिन्न तकनीक अत्यंत खर्चीली है। जरा टीवी स्टूडियो के बारे में सोचिए, जहां पर समाचार वाचक बैठता है। इसमें लाइटें, कैमरे, ध्वनि रिकॉर्डिंग करने के यंत्र, संप्रेषण के लिए सैटेलाइट आदि हैं। इन सभी का मूल्य बहुत अधिक है। समाचार के स्टूडियो में केवल समाचार वाचक को ही वेतन नहीं दिया जाता, बल्कि और भी बहुत सारे लोग जो प्रसारण में सहायक होते हैं। इनमें वे लोग सम्मिलित हैं जो कैमरे व प्रकाश की व्यवस्था करते हैं। जैसा कि आपने अभी पढ़ा, जनसंचार माध्यम निरंतर बदलते रहते हैं, इसलिए नवीनतम तकनीक जुटाने पर भी बहुत धन व्यय होता है। इन खर्चों के कारण संचार माध्यमों को अपना काम करने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। परिणामतः अधिकांश टीवी चैनल और समाचार पत्र किसी बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान का भाग होते हैं। जनसंचार माध्यम लगातार धन कमाने के लिए विभिन्न तरीकों के बारे में सोचते रहते हैं। एक तरीका जिसके द्वारा जनसंचार माध्यम धन अर्जित करते हैं, विभिन्न वस्तुओं के विज्ञापन का है, जैसे कारें, चॉकलेट, कपड़े, मोबाइल फोन आदि। आपने ध्यान दिया होगा कि आपने प्रिय टेलीविजन कार्यक्रम को देखते हुए आपको ऐसे अनेक विज्ञापन देखने पड़ते हैं। टेलीविजन पर क्रिकेट मैच देखते हुए भी हर ओवर के बाद बार बार वही विज्ञापन दिखाए जाते हैं। इस तरह प्रायः बार बार आप उन्हीं छवियों को देखते हैं, जैसा कि आप आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। विज्ञापन के बार बार आवृत्ति इस आशा से की जाती है कि आप बाहर जाकर विज्ञापित वस्तु खरीदें। जैसे आप देख रहे हैं कि एक टीवी चैनल में 10 सेकंड के लिए विज्ञापन देने का मूल्य उसकी लोकप्रियता और समय के आधार पर 1000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये के बीच होता है। अब हम लोग जानेंगे संचार माध्यम और लोकतंत्र। संचार माध्यम लोकतंत्र को किस तरह प्रभावित करता है, या कहें संचार माध्यम लोकतंत्र से किस प्रकार जुड़ा हुआ है। लोकतंत्र में देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में संचार माध्यम की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए संचार माध्यम से नागरिक जान सकते हैं कि सरकार किस प्रकार काम कर रही है। यदि लोग चाहें तो इन समाचारों के आधार पर कार्रवाई भी कर सकते हैं। ऐसा वे संबंधित मंत्री को पत्र लिखकर, सार्वजनिक विरोध आयोजित करके, हस्ताक्षर अभियान आदि चलाकर सरकार से पुनः उसके कार्यक्रम पर विचार करने का आग्रह कर सकते हैं। जानकारी देने के संबंध में संचार माध्यम की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए यह आवश्यक है कि जानकारी संतुलित होनी चाहिए। आइए अगले पृष्ठ पर दिए गए एक ही समाचार के 2 भिन्न रूपों को पढ़ कर समझें कि संतुलित संचार माध्यम का क्या तात्पर्य है। आप यहाँ पर देख पाएंगे कि न्यूज ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में रिपोर्टर ने यह लिखा है कि प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों पर वज्रपात, विरोधियों द्वारा चक्का जाम, यातायात रुका। यह एक न्यूज़पेपर का हेडलाइन है। वहीं दूसरी न्यूज़पेपर इंडिया डेली रिपोर्ट का एक न्यूज है, कारखानों के बंद होने से घोर अशांति। आप यह देख पाएंगे कि जो न्यूज है एक ही न्यूज है, लेकिन उसकी जो हेडलाइन है वो अलग अलग है। और आप यह भी देख पाएंगे कि एक हेडलाइन जो है पॉजिटिव और एक हेडलाइन निगेटिव को दिखाता है। तो इस तरह जो है आप देखेंगे कि किस प्रकार जो है संचार माध्यम लोकतंत्र को प्रदर्शित करता है, एक ही तथ्य को जो है लिखकर। अब आगे देखते हैं। वास्तविकता तो यह है कि यदि आप इनमें से केवल एक समाचार
पथ पढ़ेंगे तो विषय का एक ही पक्ष जान पाएंगे। यदि आपने न्यूज ऑफ इंडिया पढ़ा होता तो आपको विरोधियों की बातें व्यर्थ उत्पात लगती। उनका यातायात व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करना और अपने कारखानों से शहरों में प्रदूषण फैलाते रहना आपके मन में उनकी बुरी छवि अंकित करती। दूसरी ओर यदि आप इंडिया डेली पढ़ होता तो आप जानते कि कारखाना बंद होने पर बहुत से लोग अपनी रोजी रोटी खो देंगे क्योंकि पुनर्स्थापना के प्रयास अपर्याप्त हैं। इन दोनों में से एक भी विवरण संतुलित नहीं है। संतुलित रिपोर्ट वह होती है जिनमें किसी भी विषय पर हर दृष्टिकोण से चर्चा की जाती है, फिर पाठकों को स्वयं अपनी राय बनाने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। संतुलित रिपोर्ट लिख पाना संचार माध्यम के स्वतंत्र होने पर निर्भर करता है। स्वतंत्र संचार माध्यमों से तात्पर्य यह है कि उनके द्वारा दिए जाने वाले समाचारों को कोई भी नियंत्रित या प्रभावित नहीं न करे। समाचार का विवरण देने में कोई भी उन्हें निर्देशित न करे। उनमें क्या सम्मिलित किया जाना और क्या नहीं, लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यमों का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा, संचार माध्यमों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर हम नागरिकों के रूप में कार्रवाई करते हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि यह जानकारी विश्वसनीय और तटस्थ हो। तथ्य तो यह है कि संचार माध्यम स्वतंत्र नहीं है। इसके मुख्यतः दो कारण हैं। पहला कारण सरकार का उन पर नियंत्रण। जब सरकार संचार के किसी अंश, फिल्म के किसी दृश्य या गीत की किसी अभिव्यक्ति को जन समुदाय तक पहुंचने से प्रतिबंधित करती है तो इसे सेंसरशिप कहा जाता है। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे क्योंकि सेंसरशिप बार बार उठता है कि सेंसरशिप क्या है। सेंसरशिप, अमुक मूवी पर सेंसरशिप लगा दिया गया है। जैसे कि अभी हाल ही में एक मूवी आई है इमरजेंसी, और इमरजेंसी पे जो है सेंसर लगाया गया है, उनके कुछ पार्ट को जो है काटा गया है। और इमरजेंसी कंगना रनौत की मूवी है। तो इसी तरह सेंसरशिप आपको ध्यान में रखना है कि क्या है आगे। और ये भी आपको बता दें, अगर जो सेंसरशिप, जो आप मीडिया के बारे में लिखेंगे और सेंसरशिप के बारे में आप चर्चा करेंगे तो आपका आंसर राइटिंग डिफरेंट हो जाएगा, अन्य से अच्छा हो जाएगा। या कहें कि आपके उस ऐसे में आप यूज करें या अपने आंसर में किसी क्वेश्चन के आंसर में करेंगे तो आपके आंसर में जो है एक नया डायमेंशन खुल जाएगा। आगे देखते हैं, भारत के इतिहास में ऐसा समय भी आए हैं जब सरकार ने संचार माध्यमों के ऊपर सेंसर लगाया। इनमें सबसे बुरा समय 1975 से 77 तक का आपातकाल था। सरकार यद्यपि फिल्मों पर तो निरंतर सेंसर रखती है, लेकिन वह संचार माध्यमों से दिखाए गए समाचारों में पूरी तरह ऐसा नहीं करती। सरकार द्वारा सेंसरशिप न होने पर भी आजकल अधिकांश समाचार पत्र संतुलित विवरण देने में असफल रहते हैं। इसका कारण बहुत जटिल है। संचार माध्यमों के विषय में शोध करने वाले लोगों का कहना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि संचार माध्यमों पर व्यापारिक प्रतिष्ठानों का नियंत्रण है। कई बार किसी विवरण के एक पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित कराना इनके हित में होता है। संचार माध्यमों द्वारा निरंतर धन की आवश्यकता और उसके लिए विज्ञापन पर निरंतर निर्भरता के कारण भी उन लोगों के विरोध में लिखना कठिन हो जाता है जो विज्ञापन देते हैं। इसलिए व्यापार से गहन जुड़ा होने के कारण अब संचार माध्यमों को स्वतंत्र नहीं समझा जाता। इसके अतिरिक्त संचार माध्यम किसी मुद्दे के खास पक्ष पर इसलिए भी ध्यान केंद्रित करते हैं क्योंकि उसे विश्वास है कि इससे विवरण रुचिकर हो जाएगा। इसी तरह यदि वे किसी विषय पर ध्यान
विषय पर जन समर्थन बढ़ाना चाहते हैं तो भी मुद्दे के एक पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। मसौदा तैयार करना, इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि किसी घटना पर ध्यान केंद्रित किया जाए, उनमें भी संचार माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और इसी के आधार पर वह तय कर देते हैं कि क्या समाचार दिए जाने योग्य है। उदाहरण के लिए, आपके विद्यालय के वार्षिक महोत्सव की खबर शायद समाचार में दिए जाने योग्य नहीं होगी, लेकिन यदि कोई प्रसिद्ध अभिनेता उसमें मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित हो तो संचार माध्यम की रुचि इसे समाचार सम्मिलित करने में हो सकती है। कुछ खास विषयों पर ध्यान केंद्रित करके संचार माध्यम हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को प्रभावित करते हैं और हमारे ध्यान उन मुद्दों की ओर आकर्षित करते हैं। हमारे जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने और हमारे विचारों को निर्मित करने में मुख्य भूमिका होने के कारण ही प्रायः यह कहा जाता है कि संचार माध्यम ही हमारा मसौदा या एजेंडा तय करते हैं। अभी हाल ही में संचार माध्यमों ने कोला पेय में कीटनाशकों का स्तर खतरे के स्तर तक बढ़ते हुए होने के और हमारा ध्यान आकर्षित किया था। उन्हें कीटनाशकों के अत्यधिक मात्रा में होने की रिपोर्ट प्रकाशित की और इस तरह हमें कोला पेयों का अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता और सुरक्षा मानदंडों के अनुसार नियमित रूप से नियंत्रित करने की आवश्यकता महसूस कराई। उन्होंने सरकार के दबाव के बावजूद निडरतापूर्वक घोषणा की कि कोला पीना सुरक्षित नहीं है। इस वृत्तांत को पेश करके संचार माध्यमों ने सुनिश्चित रूप से हमारा ध्यान ऐसे विषय पर केंद्रित करने की कोशिश की जिस पर यदि उनकी रिपोर्ट न आती तो हमारा ध्यान न जाता। कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती है जब संचार माध्यम उन विषयों पर हमारा ध्यान केंद्रित कराने में असफल रहती है जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, पीने का पानी हमारे देश की एक बड़ी समस्या है। प्रतिवर्ष हजारों लोग कष्ट सहते हैं और मर जाते हैं क्योंकि उन्हें पीने के लिए सुरक्षित पानी नहीं मिलता। फिर भी संचार माध्यम हमें इस विषय पर बहुत कम ही चर्चा करते हुए देखते हैं। एक सुविख्यात पत्रकार ने लिखा, कैसे वस्त्रों को नया रूपाकार देने वाले डिजाइनरों ने फैशन वीक में धनवानों के समक्ष अपने नए वस्त्र प्रदर्शित करके सभी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर स्थान पा लिया, जबकि उसी सप्ताह मुंबई में अनेक झोपड़पट्टियों को गिरा दिया गया। किसी ने इस पर जरा सा ध्यान भी नहीं दिया। तो यह एक माध्यम है संचार की, किस प्रकार जो है लोगों को ध्यान आकर्षित किया जाता है। आगे देखते हैं, प्रजातंत्र के नागरिक के रूप में हमारे जीवन में संचार माध्यम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या संचार माध्यम द्वारा ही हम सरकार के कामों से संबंधित विषयों के बारे में सुनते हैं? संचार माध्यम निश्चित करते हैं कि किन बातों पर ध्यान केंद्रित किया जाना है और इस तरह वह एजेंडा निश्चित कर देते हैं। यदि कभी सरकार चाहे तो संचार माध्यम को किसी घटना की खबर छापने से रोक सकती है। इसे सेंसरशिप कहा जाता है। आजकल संचार माध्यम और व्यापार का घनिष्ठ संबंध होने से प्रायः संतुलित रिपोर्ट का प्रकाशन में आना कठिन है। इसे ध्यान में रखते हुए हमारे लिए यह सजगता महत्वपूर्ण है कि समाचार से प्राप्त तथ्यात्मक जानकारी भी प्रायः पूर्ण नहीं होती, एक पक्षीय हो सकती है। अतः हमें समाचार के विश्लेषण के लिए निम्नलिखित प्रश्न पूछे जाने चाहिए। इस रिपोर्ट से मुझे कौन सी जानकारी मिल रही है, कौन सी आवश्यक जानकारी नहीं दी जा रही है, यह लेख किसके दृष्टिकोण से लिखा गया है, किसका दृष्टिकोण छोड़ दिया गया है और क्यों। इस तरह जो है हम लोगों को न्यूज़पेपर या कोई भी वीडियो या जितने भी
सोशल मीडिया है उससे जो जानकारी मिल रही है उसके बारे में हमको सोचना चाहिए, तभी हम जो है एक निष्पक्ष अपने विचार को रख सकते हैं। तो ये मीडिया के रूप में था, संचार के रूप में था। अब जो है अभ्यास प्रश्न दिया गया है जो कि 7 क्लास के बच्चों के लिए है, लेकिन यहाँ पर कुछ तथ्य हैं जिसको कि आपको जानना जरूरी है। अगर इसको जान जाएंगे तो आप जब आंसर राइटिंग लिखेंगे तो इस शब्द का प्रयोग कर आप आंसर को बेहतर बना सकते हैं। जैसे प्रकाशित, इससे तात्पर्य समाचार रिपोर्टरों, लेखों, साक्षात्कार, विवरण आदि से है जिनमें समाचार पत्र, पत्रिकाओं और पुस्तकों में छापा जाता है जिससे उन्हें बहुत अधिक लोग पढ़ सके। यहाँ पर इसको तो आप कहीं पर लिख लेंगे सेंसरशिप, क्योंकि सेंसरशिप अगर टर्म्स कहीं पर प्रयोग करेंगे तो आपका आंसर राइटिंग अच्छा बन जाएगा। तो सेंसरशिप क्या है, इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य सरकार की उस शक्तियों या अधिकार से है जिसके अंतर्गत सरकार कुछ विवरण प्रकाशित करने या प्रदर्शित करने पर रोक लगा सकती है। तो यह सेंसरशिप है, इसको कहीं पर नोट डाउन कर लें। वहीं पर प्रसारण की बात करें तो इस पाठ में शब्द का प्रयोग टीवी अथवा रेडियो कार्यक्रम से संबंध में हुआ है जिसके बहुत बड़े क्षेत्रों में प्रेषित किया जाता है, उसको प्रसारण के रूप में जाना जाता है। वहीं सार्वजनिक विरोध, तो सार्वजनिक विरोध एक विशाल संख्या में लोग एकजुट होकर किसी विषय पर खुले रूप से अपना विरोध प्रकट करता है तो उसे सार्वजनिक विरोध कहा जाता है। तो इस टर्म को आप लोग ध्यान में रखेंगे, खास करके सेंसरशिप और प्रसारण। तो आज का वीडियो यही था। आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।